ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सभी बच्चों को मिक्सअप करके मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। जो कोर्स है आपका, इसमें मेरे पास अभी 2 मॉड्यूल रहेंगे, यानी दोनों मॉड्यूल मैं आप लोगों को कराऊंगा। इनके नाम रहेंगे एडवांस एक्सेल प्लस वीबीए। वीबीए जो होता है एडवांस एक्सेल कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं, इसको मैक्रो भी कहते हैं। तो मैक्रो में हम आगे चलकर काम को ऑटोमेट करना सीखते हैं कि एक्सेल के किसी प्रोजेक्ट को या किसी वर्क को आप ऑटोमेट कैसे करेंगे। ये कौन बताएगा हमको? मैक्रो बताता है। तो यहाँ पर वो कोडिंग यूज होता है जिसको वीबीए कहते हैं। तो वीबीए का लगता है आपका 6-7 क्लास, उसमें सीखना पड़ता है। तो ये दोनों मॉड्यूल मेरे पास रहेंगे। इनको करने में तकरीबन आपका 1-1.5 महीने का टाइम लगता है। आपके जो क्लासेस के डेज रहेंगे वो रहेंगे ट्यूसडे टू फ्राइडे, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, 4 दिन आपकी क्लास होगी। क्लास का टाइमिंग 12:30 से 1:30 बजे का रहेगा। मोस्टली आपकी क्लासेस ऑफलाइन में क्लासरूम नंबर 2 या 3 में रहा करेंगी, ठीक है? 2 या 3 में ही आपकी क्लास होंगी। आप जैसे आए किसी क्लास में बैठे और आपको टीचर नहीं मिला तो मेरा नंबर होगा आप लोगों के पास, आप कॉल करके पता कर सकते हैं, वरना 2 या 3 में आपको दिख जाऊंगा मैं, ठीक है? इसके अलावा मोस्टली क्लासेस आपको दूसरी जगह मिल सकते हैं, बट मेरा जो मॉड्यूल रहेगा वो 2 या 3 नंबर क्लास में रहेगा। जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया अभी तक, ठीक है, अच्छी बात है। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, क्लास के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे बैठना हो थोड़ा, ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट के लिए मैं उनके साथ नंबर शेयर करूँगा। आप उस नंबर पे कनेक्ट करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? लिंक भेजूंगा आप लोगों को, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ग्रुप के ज्वाइन होने के बाद अभी बेसिकली हमारा ग्रुप बन चुका है ना, या नहीं बना है? नहीं बना है, तो सभी को फिर एक साथ ही बताऊंगा मैं, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है? जैसे 1:30 बजे क्लास ओवर होगा ना, तो 1:15 पे मेरे को टोक देना आप लोग, तो मैं ग्रुप बनवा के आप लोगों को सबको कनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है? अच्छा, उसी ग्रुप में मैं ऑनलाइन क्लास का लिंक भी शेयर कर दूंगा। उस लिंक को आप सेव कर लेना कहीं पे, डेली डेली लिंक नहीं बदलते हैं, तो वो लिंक परमानेंट रहेगा जब तक आपके क्लासेस चलेंगे। तो उस लिंक को कहीं सेव कर लेना। कभी आप लोग ऑफलाइन नहीं आ पाते हो, तो जैसे ये बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऐसे सेम आप लोग भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। अभी हमारे साथ 9 बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है? और क्लास के अंदर यहाँ पर 22 बच्चे हैं, तो 30-31 बच्चे भी पैरेलली बैचेस में चल रहे हैं। तो आपका कभी मन करे ऑनलाइन क्लास लेने का, तो आप ऑनलाइन स्ट्रीम में क्लास ले सकते हैं। लिंक मैं ग्रुप में डालूंगा, उसको सेव करके रख लेना। डेली डेली कॉल या मैसेज करोगे तो 31 बच्चों को रिप्लाई करना हमारे लिए भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। 31 आपको पिछले बैच में 40 थे, उससे पिछले बैच में 35 थे, तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली, ठीक है? तो लिंक एक बार आपको मिल जाएगा, उसको सेव करके अपने पास रखिए। कभी भी आपको क्लास लेना है वहाँ जाके ले लीजिए, ठीक है? पढ़ने लिखने के लिए अगर मैं कोई डाटा स्टार्ट करूँगा, कोई डाटा वगैरह बनाऊंगा, तो ग्रुप में आपको मिलेगा, डाउनलोड करके अपने पास रखते जाइएगा। कोई भी चीज़ अगर मैं पढ़ाऊंगा तो लाइव नोट्स में बनवाऊंगा। नोटबुक पेपर पेन निकाल के बैठना है आप लोगों को। बोलो, निकालो वहीं से। कई बच्चे तो बिल्कुल फिल्म चलने वाली है ना, कहानी सुनाऊंगा मैं। अरे नोटबुक अपनी कहाँ कहाँ से लिखोगे आप? अपने नोट्स कैसे बनाओगे हैं? हैबिट डालो लिखने की। आपने तो बनाए होंगे पहले, पुराने नोट्स होंगे। निकाल लिया? बस ठीक है, ओपन करके रखो, अभी जरूरत पड़ेगी तो लिखना है। मेरी सब बातों को तो क्या ही लिखोगे, ठीक है? मैं बीच बीच में बता दिया करूंगा कि लिखना चाहते हो लिख लो, टॉपिक लिखवा रहा हूँ तो आप लिख लेना उसको, ठीक है? अच्छा, कोई टॉपिक जब हम करेंगे, अगर मैंने किसी टॉपिक का नाम लिया तो उसके बारे में मैं लिखवाऊंगा कि क्या काम करते हैं इससे। दूसरा, उसको फिर मैं प्रैक्टिकली करा के दिखाऊंगा सिस्टम पे, तो आप उसको लाइव प्रैक्टिकली देखेंगे। अगर कोई डाटा है बड़ा सारा जिसको आप लोग नहीं बना सकते हैं, तो वो डाटा ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि घर पे जाके आप प्रैक्टिकल कर सकें। उसको करने के लिए कोई शॉर्टकट की होगी तो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। आप उसको अपने पेपर पे कहीं नोट कर लीजिएगा। अपने साइड में जो नोटबुक आपके पास है उसमें लास्ट के 2-3 पेज ऐसे रखना जिसमें सभी शॉर्टकट की आप लिख सकें। उसमें जो आप टास्क कर रहे हैं उसमें शॉर्टकट लिखोगे ना, तो सब कुछ एक दिन कंपाइल मतलब मिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं पता लगेगा। वो तो अपने स्टेप्स लिखा करो जब नोट्स बनाते हो। शॉर्टकट के लिए लास्ट में आगे पीछे में 2-3 पन्ने ऐसे छोड़ दो, सारी शॉर्टकट की वहाँ लिख लो कि इस शॉर्टकट की का क्या यूज होता है, इस शॉर्टकट की का क्या यूज होता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट,
एक्सेल को सीखना पढ़ना आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आसान होता है, ठीक है, कोई संदेह नहीं है। एक्सेल पे काम करना प्रॉब्लम है, सीखना डिफिकल्ट नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है, जब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा या सिखाऊंगा सबको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पूरी क्लास 1 घंटे का पूरा लेके खत्म कर दूंगा। ऑलमोस्ट बहुत रेयर चांस होते हैं, 10-20% डाउट होता है, मतलब डाउट नहीं आता है, सब कुछ आ जाता है। सीखना मैं बार बार बोल रहा हूँ आसान है, देखना आसान है, काम करना मुश्किल है। जैसे ही आपकी टर्न आएगी काम करने की, नहीं होता है, ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे बोल रहा हूँ, तो डोंट टेक इट नॉर्मल। तो ये सच है, आप जैसे ही काम करने बैठेंगे नहीं होता है, इसीलिए नोटबुक लिखवाइएगा मैं आपको, ठीक है। कोई अगर मैंने काम करवाया, अगर आपको दिमाग में नहीं बैठ पाता है, आप उसके स्टेप्स लिख लो कि सर ने क्या क्या स्टेप्स बोले, उन स्टेप्स को नोट कर लो। जिस दिन आपको काम करने का मौका मिले, जिस दिन आपको मौका मिले, आपके लिखे हुए नोट से अगर देखकर भी आपने वो काम कर दिया, यू आर ओके। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आपके अपने नोट्स हैं भाई, आप उन्हें देख के भी काम करोगे, कोई मैनेजर मना नहीं करेगा। लेकिन आप तो वहां पे तिगड़म लगा रहे हो, कभी गूगल खोल रहे हो, कभी कहीं से पेस्ट मार रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, मैनेजर देख देख के अपने खून को उबाल रहा होगा ऐसे, भाई ये बात बबूला मार रहा होगा। वो थोड़ी देर वेट करेगा, कभी तो आए, कभी तो आए मेरे पास, कभी तो आए मेरे पास। एक दिन आएगा, तुम गलत काम करके लेके जाओगे, फिर तुमको सुनाएगा तुम यहीं से करना था, तो यहाँ आना जरूर था, हम यही को रख लेते। आप अपने नोट्स में से करोगे तो नहीं कहेगा, वो समझेगा कि पढ़ के आया, पढ़ता है मेहनती। अगर आप अपने नोट्स को देख के भी नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है, फिर वो पढ़ाई बेकार है। जो रिकॉर्डिंग होगी, जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दी जाती है। तो 24 घंटे से पहले कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कॉल वॉल मत करना, फायदा ही नहीं है कुछ भी। बैचेस सुबह से शाम तक रेगुलर चलते हैं, आप जाओगे फिर बैच, आप जाओगे फिर बैच। तो फ्री टाइम जब मिलता है तब 9 घंटे की रिकॉर्डिंग कंपाइल करनी होती है। आप अकेले नहीं हो, आपसे पहले भी बैचेस हैं। तो एक टाइम स्लैब कितना दे रखा है आप लोगों को, टाइम स्पैन 24 घंटे का एक वक्त होता है। तो 24 घंटे पूरे बीत जाने के बाद आप लोग बता सकते हैं। तो कॉल की नौबत ही नहीं आई, अगली क्लास में मुलाकात हो जाएगी ना, तो यहीं बोल दोगे आप हमें कि सर कल का रिकॉर्डिंग रह गया है, तो कंपाइल हो जाएगा, अगले दिन में दोनों रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो एक एवरेज टाइम मैंने बताया 24 घंटे का वक्त लग जाता है। उससे पहले ना करें, अभी गए और थोड़ी देर के बाद शाम को मैसेज कर रहे हो आप, टाइम लगता है रिकॉर्डिंग में, ठीक है। अभी जो आपने पढ़ा ताज़ा ताज़ा, उसको आप खुद से प्रैक्टिस करें, जैसे भी कर सकते हैं, डाटा वगैरह आपको तुरंत मिल जाता है, ठीक है। ओके, अभी कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का किसी भी चीज़ को लेकर, एनीबॉडी आस्क? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। एक्सेल पे काम करने के लिए आप लोगों को अपने सिस्टम में जो सेटअप इंस्टॉल करना है उसको बोलते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे, मिनिमम, मैं हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट, देखो हर फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी के पेरेंट्स दिलवा देते हैं, किसी के नहीं दिलाते हैं, किसी के पास सेकेंड हैंड होता है, किसी के पास नया होता है। तो हर एक कोई बंदा उस चीज़ को नहीं पा सकता है। समथिंग लाइक मैंने कहा कि एक्सेल बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट चाहिए। अब पुराने अगर आपके सिस्टम होंगे तो उसमें हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप इंस्टॉल नहीं होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, तो दिक्कत है। तो एक मिनिमम मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्सेल कम से कम ये आपके पास होना चाहिए। तो मिनिमम जो एक्सेल आपके पास होना चाहिए वो वर्जन होना चाहिए 2013, ठीक है। अब कोई कहता है कि सर 2013 नहीं है, फलाना है, मैं क्यों ले रखा है, सर लैपटॉप बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है, 2013 इंस्टॉल हो जाएगा, हो जाता है, समझ गए बात। 2013 इंस्टॉल हो जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उसके नीचे कोई सेटअप डाल के उस पर काम कर रहे हो, तो आप किसका नुकसान कर रहे हो, अपना कर रहे हो। हम थोड़ी ना आपको जबरदस्ती करेंगे कि नहीं ये करो, पहले लिख के खोल के कुछ मत पढ़ो आप, है ना। तो मिनिमम मैंने आपको बता दिया 2013। अगर आपको सब कुछ सीखना है, सारी कमांड आपके पास चले जो मैं अपने सिस्टम पे चलाऊंगा, तो उस एक्सेल का नाम है 2021। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, 2021। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों के पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बहुत से होंगे, ठीक है। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक्सेल इंस्टॉल होता है उसका नाम होता है एक्सेल 365, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं से साइबर कैफे वालों को अप्रोच करो, वो कहीं ना कहीं जुगाड़पंती लगा के क्रैक व्रैक करके जैसे भी डाल डूल देते हैं, वरना खरीदोगे तो परचेज करोगे तो महंगा आता है। 90 दिन का ट्रायल तो आपको इंटरनेट वगैरह से मिल जाता है, इतने दिन में आपकी क्लास हो जाएंगी, ट्रायल में काम चल जाएगा, क्या दिक्कत है, समझिए बात। और किस दिन किसी ऑफिस को ज्वाइन करोगे तो ऑफिस वाला देगा आपको,
काम करवा रहा है तो आप वो दे देगा, तो आपकी काम यहाँ तक निपट जाता है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। सेटअप से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो आप लोगों को चाहिए होगा, एक्सेल और VBA दोनों के लिए यही सॉफ्टवेयर चाहिए आपको। MS ऑफिस मिनिमम वर्जन 2013, ऊपर किसी भी वर्जन का हो। ओके, अब आप में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं होंगे, सही कह रहा हूँ? अब आप में कौन कौन ऐसा बच्चा है, हाथ खड़ा करो बैठे बैठे, जिसके पास लैपटॉप नहीं है? एक, सबके पास है ना? बाद में पलटी मत मारना, इतने बच्चे, ठीक है, एक बच्चे के पास नहीं। अब अपने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन सुन लीजिए। आप जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रहे हो, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, बाद में आके आपको दिक्कत ना हो। लैपटॉप जो बच्चे नया खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो नया लैपटॉप लें, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन जरूर जान लें कि किस कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। जिन लोगों के पास ठीक ठाक पैसा है, तो लैपटॉप कम से कम 50,000 तक की रेंज में आता है ठीक ठाक सा, जो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा। अब जिनको लगता है नहीं हमारा काम इतने में हो सकता है, तो अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो, कभी आज तक लैपटॉप नहीं चलाया, देन आई विल रिकमेंडेड सेकेंड हैंड लैपटॉप के साथ आप जाइएगा। पहली बार चला रहे हो, खराब कर दोगे, 1-1.5 साल से पहले नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा, की नहीं चलेगा, कभी कुछ नहीं चलेगा। ये जीता जाता एग्जाम्पल है, लाइव एक्सपीरियंस हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है। 50,000 पानी में जाता है, ठीक है। अब पहली बार चला रहे हो, अगर आप पहले चला चुके हो, काम कर चुके हो, तो नया लैपटॉप खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना सेकंड हैंड लैपटॉप आजकल आज की रेंज में आ जाते हैं 13,000 से 15,000 की रेंज में, कॉन्फ़िगरेशन के साथ ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन 15-16,000 में आ जाता है, कहीं से भी आप अप्रोच करके ले सकते हैं। समझ में आ गया बात आपको? अब कॉन्फ़िगरेशन सुनिए। लैपटॉप जो भी अब आप खरीदें, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, कोर i5, कौन सा लेंगे? कोर i5, इसको दिमाग में डालो, कौन सा लेना है? कोर i5 लेना है। अच्छा, कोर i5 के बाद जनरेशन पे आ जाइए। जनरेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट सपोर्टेशन की बात करो तो ठीक है। अभी आप यहाँ पर हो 2024, क्या 2025 चल रहा है ना ये, तो जनरेशन 6 भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है, डोंट वरी। कभी 12-13 जनरेशन का चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 6 भी चल जाएगा, 7 भी चल जाएगा, इसके ऊपर के सारे चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके पुराना भी पड़ा है ना, 6, 7, 8 चलेगा, कोई टेंशन नहीं। रैम जो आपके पास होनी चाहिए कम से कम 8 GB। 4 GB पे दिक्कत होगा आपको बहुत तगड़ा, आगे जाके प्रॉब्लम में फंसोगे आप, ठीक है। कम से कम 8 GB। और जो अपना अपग्रेड करा रहा है 16 GB, और ठीक है, बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है। मिनिमम कितना बता दिया मैंने? 8 GB। चलाने वाला कोई बच्चा तो 2 GB पे भी चला लेगा। अब मैं आपको चीज बता रहा हूँ, जब तक आप लोग कर लोगे वो अभी चला ही रहा होगा, समझे, अभी तो चल ही रहा होगा उसका, और आप लोग कर चुके होंगे काम को, है ना। तो 8 GB मानकर चलिए, कितना? 8 GB। हर एक के सिस्टम में SSD होना चाहिए। HDD का टाइम गया, क्या होना चाहिए आपके सिस्टम में? SSD होना चाहिए। किसी के में नहीं है तो 2-2.5 हज़ार रुपए का आता है, चेंज करवा के लगवा लीजिए अपना SSD, ठीक है। SSD आपके पास होना चाहिए, 256 मिनिमम चलता है, ठीक है। SSD का मतलब नहीं है लगा के रख, विंडो जो आप इंस्टॉल कराते हो ना, वो SSD में कराओ। विंडो किस में इंस्टॉल कराना है आपको? SSD में चलाना है, तभी वो प्रोसेस फास्ट करेगा, जल्दी चलता है। HDD से मतलब 4 से 5 गुना फास्ट होता है वो, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको हम बोलते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव से बेटर होता है। अभी कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया? क्या है कॉन्फ़िगरेशन बताइए? i5 होना चाहिए, मिनिमम जनरेशन कितना रखोगे? 6, इससे ऊपर कितना भी हो चलेगा। अच्छा, रैम कितना होना चाहिए? 8 GB, इससे ऊपर हो चलेगा। अच्छा, HDD होना चाहिए, SSD मिनिमम कितना? 256, इससे ऊपर चलता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं हो तो पेरेंट्स पे ज़्यादा जोर ना डालें, वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको यहाँ रहने के लिए खर्चा देते हैं, PG देते हैं, खासकर गर्ल्स, वो नया चाहिए उनको, अरे ज़्यादा जोर ना डालें, वो बहुत वैसे करके पढ़ाते हैं कई के पेरेंट्स, कईयों के पास होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी खरीदो, दूसरों को भी दिलाओ, क्या दिक्कत है, दान पुण्य कर दो, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन जिनके पास नहीं है तो ज़्यादा फोर्स ना करें। जब मैंने आपको बोल दिया कि 13,000 से 15,000 की रेंज में आप अपना काम कर सकते हो, जब आपकी जॉब लग जाए नया खरीद लेना, फोर्स ना करें जबरदस्ती, पढ़ाई की आड़ में अपने शौक पूरे कर लेते हैं कि नया चाहिए, पढ़ाई के लिए जरूरी है, टीचर बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आ जाता है बड़े आराम से, आप अप्रोच करिए, मिल जाता है। अभी यहाँ पर कोई सवाल किसी बच्चे का? i3 चलाने को चला लो, बट अब है पुराना तो ये जो प्रोसेसर होते हैं ये अपग्रेड नहीं होते, रैम अपग्रेड हो जाती है। अभी i3 है आपके पास या लेना होगा? है ना, तो आगे इन फ्यूचर कभी जाओगे तो नया खरीदोगे तो i5 पे चलेगा। अब जो है ना i3, उसको आप अपग्रेड नहीं करा सकते, प्रोसेसर कभी अपग्रेड नहीं होते। कोई लैपटॉप अगर आपने खरीद लिया, i3 खरीद लिया, अब आप सोच रहे हो भविष्य में उसको i5 करा लें, कभी नहीं होगा,
इसके पीछे कारण होता है जो प्रोसेसर होते हैं उसमें चिप लगी होती है, पिन होती है उसमें, पिन, ठीक है। मदरबोर्ड में वो पिन के ढांचे में सॉकेट में लग जाता है। i3 में अलग पिन सेट होता है, i5 का अलग पिन सेट होता है। आप i5 प्रोसेसर खरीद भी लोगे, लगाओगे कहाँ, सॉकेट कहाँ है, मदरबोर्ड में लगेगा ही नहीं। रैम बदल जाती है, रैम के स्लॉट होते हैं, आपने दो दो स्लॉट होते हैं आजकल के मदरबोर्ड में, एक में 4 GB डाल दिया, 4 GB चल रहा है, दूसरे में 8 GB डाल दिया, 12 GB हो गया, समझा रहा है। तो ये चीज़ होता है, तो अपग्रेडेबल होते हैं। लैपटॉप जब खरीदते हैं तो बता देते हैं अपग्रेडेबल है कि नहीं, वो बोल देते हैं। आजकल तो रैम भी जो होता है मदरबोर्ड में सॉकेट से फिट हो जाती है, सॉकेट से फिट होने के बाद वो अपग्रेड नहीं हो सकती है। ऐसा एक लैपटॉप आता है लेनोवो का X390, उसमें रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते, एक बार जितना आ गया सब उतना आ गया। तो ये बेसिक जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। अभी कोई सवाल किसी बच्चे को समझ में आ गया? सिस्टम, सॉफ्टवेयर, पढ़ाई लिखाई क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे पास कौन कौन से मॉड्यूल रहेंगे आप लोगों के? VBA और एक्सेल रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे? स्टार्ट बटन प्रेस करना है सिंपल, और यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्सेल, आपको ये सेटअप मिल जाएगा। इसको ऑन करेंगे और ये चालू हो गया। यहाँ पर आपको एक वर्कबुक लिखा हुआ दिखेगा, इसको सिलेक्ट करना है और कुछ देर में आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। यही वो इंटरफेस होता है जिस पर आपको काम करना होता है। एक्सेल की जो संरचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दिखाने का, वो टेबल के टाइप का होता है। जैसे टेबल में रो कॉलम्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी रो कॉलम्स होते हैं। इसमें जो रो होती हैं वो नंबर्स में होती हैं, और इसमें जो कॉलम्स होते हैं वो अल्फाबेट्स में होते हैं, ठीक है। ऊपर काम करने के लिए आपको टैब्स दिए जाते हैं, इनको टैब बोलते हैं। जैसे इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब। तो जब आप किसी भी टैब पर क्लिक करते हो तो नीचे एक पैनल दिखता है आपको काफी बड़ा, ठीक है। इस पैनल में कमांड होती हैं जिस पर आप लोग काम करते हैं। पैनल, ये आपके पास एक बेसिक ऑपरेशन के लिए फाइल मेन्यू होता है। इस पर क्लिक करते ही ये विंडो खुलती है, इसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। क्या बोलते हैं इसको? बैक स्टेज व्यू। क्या बोलते हैं बताओ? बैक स्टेज व्यू, ठीक है। फाइल मेन्यू पर क्लिक करके जो ये ओपन होता है उसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू। इसमें बेसिक ऑपरेशन होते हैं सेव वेव करने के, न्यू वगैरह ओपन करने के। आज हम एक प्रैक्टिकल इस पे करके देखेंगे। प्रैक्टिकल करने से पहले इनके नामों को थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा देखिए, जहां पर मैं एक ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो एक डार्क एरिया नजर आता है, इसको सेल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल बोलते हैं। जैसे हर कॉलम का नाम होता है, हर रो का नाम होता है, ऐसे ही हर सेल का भी नाम होता है। इसका नाम है Z3, ठीक है। तो हर सेल का क्या नाम नाम होता है। अच्छा, स्क्रीन को अगर आपको जूम करना है, जैसे मान लीजिए मैं इसको जूम करना चाहता हूँ आपको अच्छे से दिखाने के लिए, तो कंट्रोल को होल्ड करके माउस का व्हील होता है जो, उसको ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो ये बड़ा हो जाता है, जूम इन हो जाता है, और नीचे की तरफ करने से जूम आउट होता है। कितने परसेंट आपने इसको जूम किया है, कितने परसेंट नहीं किया है, तो नीचे स्टेटस बार होता है। नीचे देखेंगे आप, एक स्टेटस बार आता है। इस स्टेटस बार में यहाँ पर एक जूम स्लाइडर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पता चलता है कि कितने परसेंट आपने अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर रखा है। मतलब 100 से 145, यानी 1.5 गुना बड़ा हमारा ये एक्सेल चल रहा है। ओरिजिनल साइज इतना नहीं है, ओरिजिनल तो छोटा होता है। ये देखिए अभी 100 पे चल, ये ओरिजिनल साइज पे है, जूम कर रखा है, मैग्नीफाई टाइप ऐसे मानकर चलिए आप। तो ये स्लाइडर होता है, आप यहाँ से भी किसी भी एक्सेल को कभी भी जूम कर सकते हैं, ये हमेशा ही रहता है। और यहाँ से आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट से करना है तो कंट्रोल को होल्ड करके माउस का व्हील ऊपर नीचे करिए। किसी सेल को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो इसका एक नाम होता है, नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम है G4। इसका नाम बताओ? D2। इसको क्या बोलते हैं? जूम स्लाइडर। ये पूरी लाइन होती है स्टेटस बार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जूम स्लाइडर, ओके। इनको क्या कहते हैं? टैब्स। इसके नीचे क्या बोलते हैं? पैनल। ये क्या होती हैं? कॉलम। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या कहते हैं? क्या नाम है इसका? E3। इसको क्या बोलते हैं? फाइल मेन्यू। ये होता है टैब, फाइल मेन्यू। क्या बोलते हैं? टैब पर क्लिक करके क्या खुलता है? पैनल। और फाइल पर क्लिक करके पैनल खुला, क्या क्या खुला? क्या बोलते हैं इसको? बैक स्टेज। अभी टेक्निकली सबको नाम याद हो गए, ओके। अब सबसे ऊपर की जो लाइन होती है उसको टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल। इसको टाइटल बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल, टाइटल क्या होता है? नाम। जैसे आपका टाइटल क्या है, आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है कि क्या नाम है डॉक्यूमेंट का, बुक वन। अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। जब हम एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? रेंज। क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। अब इसका भी नाम होता है, इसको बोलने का एक तरीका होता है। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला नाम क्या हो गया? D3। रेंज के लिए बीच में कॉलन लगता है ऐसे, और आखिरी वाला सेल और बताया जाता है जिसका नाम हो गया Z10।
तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, समझ में आया बात? तो रेंज अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसको बोल पाएंगे आप, इसको कैसे बोलना है आपको, D3 to G10, ये जो कॉलन का साइन है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं 2, ठीक है, D3 to G10, ये क्या हो गया हमारा रेंज हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्या है, और ये क्या है, इसका क्या नाम है, अरे इसका नाम बताओ, G6, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, सब समझ में आ गया? अच्छा, अब थोड़ा यहाँ देखिए, ये होता है स्क्रॉल बार, क्या होता है, ये भी स्क्रॉल बार है, ये स्क्रॉल बार ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, और ये स्क्रॉल बार लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, क्या कहलाता है, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो बहुत कम इसकी नीड होती है ना, हटा देते हैं इसको, हटा दूं, फाइल पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ सर्च करना पड़ेगा आपको, एडवांस में जाओ, यहाँ डिस्प्ले में देख लो, डिस्प्ले दिख रहा है इसमें, एडवांस, इसमें डिस्प्ले मोड होगा नीचे आके, डिस्प्ले, देखो यहाँ डिस्प्ले में जाओगे ना, डिस्प्ले अंडर टैब डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है शो वर्टिकल स्क्रॉलर, शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर, हमें नहीं चाहिए ये, इसकी तो नीड ही नहीं है, हटाओ इसको, मैंने क्या करा, हटा दिया, ओके करा, अभी है, ठीक है, ये हटा दिया, अभी नहीं दिखेगा आपको, अब आप आराम से अपना काम करो, वरना डिस्टर्ब करता है, यहाँ तो कोई डाउट किसी, समझना, इसको भी उड़ा सकते थे, हटा सकते थे वहाँ पे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए किसी भी सेल को जब आप सेलेक्ट करते हैं, इसका नाम तो पता चल गया, लेकिन इसका नाम हमें यहाँ भी दिखाई देता है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, यहाँ दिख रहा है ना, देखो नाम, देखो दिख रहा होगा सबको नाम वहाँ पे। अगर इसका यूज क्या है, इसका यूज देखो क्या है, मान लीजिए किसी ने आपको बोला हमें एक सेल में जाना है काम करने के लिए, सेल का नाम है Z555, ठीक है, कैसे जाएंगे, ऐसे जाने में तो टाइम लगेगा ना, देखो ऐसे तो टाइम लगेगा, ऐसे में जेड पे आया अभी तो 555, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, आसान तरीका क्या है, आप यहाँ पे जाके लिख दो Z555, ये मुझे वहीं पहुंचा देगा, पहुंचा दिया ना। अब मुझे A1 में जाना है, तो मैनुअली जाने में तो टाइम लगता है ना, आप सीधा लिखो यहाँ पर A1, ये केवल मेरे को सेल पे नहीं ले जाता, रेंज पे भी ले जा सकता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ D3 to H6, तो ये कर लेगा सिलेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल किसी बच्चे का, अभी काम करने लायक हो, करें हम काम, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल करें, चलो कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं एक डाटा तैयार कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल कराता हूँ। पहले बिल्कुल छोटा हाथ रखते हैं, सिंपल ही बताता हूँ, पहले वापस आ गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसमें वापस क्यों आ गया ये, क्योंकि मैंने नया खोला है, नया ओपन किया, तो फिर से आ गया। मैं आपको कुछ पहले बताने जा रहा था, फिर मैंने अपना माइंड डाइवर्ट किया, तो मैंने सोचा कुछ और बताना चाहिए, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं बैक आ गया हूँ वापस, अभी थोड़ा कुछ और बता दें, ठीक है। देखो जब हमें काम करना है, अभी हमें रियल काम तो करना नहीं, हमें क्या करना है, अभी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को डाटा चाहिए होगा, डाटा चाहिए होगा ना इसमें, अब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के लिए डाटा चाहिए होगा, अब हाथों से भरेंगे टाइम लगेगा, की खराब होगा, बोलो टूटती भी तो यार, कितना दबाओगे आप इनको, एक दिन गुस्से में आके पूरा दबा दोगे तो टूट जाएगी, तो इनके अंदर नंबर हमें भरने होते हैं ऐसे ना, काम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अब एक एक करके कितने, मेरे को 50-60 नंबर चाहिए, टाइम लगता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, और उस फॉर्मूले का यूज करके आप इसमें नंबर ला सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो मुझे इन सभी सेल्स में नंबर चाहिए, सीखना है, कुछ काम करना है, तो नंबर चाहिए हमें, तो नंबर्स आएंगे कैसे, मैं एक में टाइप करूंगा, ये सेम नंबर सभी में आएगा, मैंने एक में टाइप किया, ये सेम नंबर सभी में आएगा, क्या करना है आपको, आपको कंट्रोल एंटर दबाना है, क्या दबाएंगे, कंट्रोल एंटर से क्या होता है, जो भी नंबर आपने एक सेल में डाला होगा, यानी जो भी कुछ आपने एक सेल में लिखा होगा, वो ऑटोमेटिकली रेंज में एक्सप्लोर हो जाता है, लिख लो इसको, अपने आप से लिख लो इसको, कंट्रोल एंटर से क्या होता है, देखो जो हमने सेल में लिखा है ना, वो ऑटोमेटिकली रेंज में एक्सप्लोर हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है उसमें, दो पेन है किसी पे, अरे मैडम पे, किसी पे नहीं है पेन, पढ़ना लिखना छोड़ दिया उसको तो ले, मैं तो लाता नहीं हूँ, देख लेता हूँ एक बार को, देखा ना आपसे, यहाँ चला के देखो चलता है क्या,
लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा वीक का भी पहला सप्ताह है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वीक में यानी वीक में 4 दिन क्लास होती है, 3 क्लास ऐसा होगा जिसमें आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं जवाबदेही हूँ आपके सारे डाउट दूर करने के लिए। एक दिन मेरा होगा उसमें मैं तुम लोगों से पूछूंगा, आप लोग जवाबदेही होंगे अपना उत्तर देने के लिए, ठीक है। अच्छा देखो अब देखिए मैंने नंबर लिखा, अब मुझे आंसर सभी में चाहिए तो कंट्रोल एंटर दबा दीजिए, देखो आ गया, समझ में आया। कंट्रोल किसी भी सेल में कुछ भी लिखते हैं तो ये हो जाता है। देखो मैंने इसमें लिख दिया उमेश, देखना अभी उमेश लिखा उसी जगह पे लिखा जा रहा है। अब मैंने कंट्रोल एंटर, ये सभी जगह आ गया, कमाल है। कुछ भी लिख रहा हूँ मैंने 89 लिखा, ये कंट्रोल एंटर सभी जगह कर, कुछ भी बदल सकते हैं ना ऐसे। तो ये तो होगी एक चीज, यहाँ से आपने ये देखा कि कंट्रोल एंटर कैसे रिएक्ट करता है एक्सेल के अंदर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंटर। अच्छा अगर मान लो मैंने इसमें 67 लिखा, रेंज सेलेक्ट किया था, अगर मैंने एंटर दबाया होता तो ये इसी सेल के अंदर वर्क करता, रेंज में फायर नहीं होता। अगर वही चीज जो आपने सेल में लिखी है और उसको आप रेंज में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो क्या दबाते हैं, कंट्रोल एंटर। ये चीज हमेशा याद रखना। अब इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन तैयार हो गया, इंटरव्यू में आज पूछा जाता है आपसे, एमसीक्यू सवाल आ जाएगा, व्हाई वी यूज एंटर एंड कंट्रोल एंटर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। तो आपको उत्तर देना है एंटर विल वर्क इन अ सेल बट द कंट्रोल प्लस एंटर कैन आल्सो वर्क इन अ रेंज। समझ में आया। तो जो एंटर होता है कहाँ वर्क करता है, सेल में करता है, बट कंट्रोल एंटर कहाँ करता है, वर्क रेंज में करता है। देखिए अगर मैंने एंटर किया ये यहीं पर एग्जीक्यूट होगा, हुआ ना यहाँ पर, अभी मैंने फिर डाला, अब किया कंट्रोल एंटर, ये फायर हो गया, रेंज में फायर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूँ, कुछ भी, ये भी रेंज है, ये भी एक रेंज है, ये भी एक रेंज है, पता है, ये भी रेंज है। रिप्लेस कर, अभी करा नहीं था, उमेश लिखा था सारे उमेश पे, कर देगा रिप्लेस। अच्छा ये भी एक रेंज होती है, पता है आपको, इसको रेंज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है ये। आप कह सकते हो सर इट इज अ सेल बट वी कैन आल्सो से दैट इट इज अ रेंज, वी कैन से दैट, ओके सर इट इज अ रेंज बट वी कांट से इट इज सेल, इट कैन नॉट बी सेल, ओके। सो जो सेल होता है वो सेल रहता है, लेकिन वो रेंज भी हो सकता है, लेकिन जो रेंज होती है वो कभी सेल नहीं हो सकती है, ठीक है, वो हमेशा रेंज रहेगी। हाँ देखो सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मैंने रेंज की तरह ट्रीट किया इसको, B1 to B1, और रेंज की तरह ट्रीट हो रहा है, मना थोड़ी ना करा उसने कि नहीं होती है, तो सेल जो है रेंज हो सकता है, ओके। अभी आगे बढ़े। अच्छा अब मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला सिखाऊंगा जो हमको नंबर जनरेट करके देगा। अब प्रैक्टिस करनी है, काम करना है, तो मेरे को नंबर चाहिए होगा ना। अब नंबर मैंने जैसे अभी टाइप किया था, और इससे क्या ही प्रैक्टिस करूंगा, सब जगह तो 90 आ गया, क्या पढ़ूंगा इसे, क्या प्रैक्टिस होगा। नंबर चाहिए ना, डायनेमिकली रेंडमली चेंज होके आए, अलग अलग नंबर हो। अब उनको हाथों से मैं अगर एक एक करके टाइप करूंगा तो टाइम लगेगा, फिर फायदा क्या होगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो हमको एक नंबर जनरेट करके देता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैं उस फॉर्मूले को 2 नंबर दूंगा, रेंज दूंगा, मैंने उसको बोला 1 और 100, तो मैंने उसको 2 रेंज बता दी, न्यूनतम यानी बॉटम साइड मैंने बता दिया 1 और टॉप साइड मैंने 100 बता दिया। अब वो मेरे को एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा जो इन दोनों के बीच का होगा, कुछ भी हो सकता है वो, इंक्लूडिंग 1 और 100 आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला हम लगाना सीखेंगे। फॉर्मूला कैसे लगता है एक्सेल में, हमेशा इक्वल टू से, फॉर्मूला हमेशा कैसा लगेगा, इक्वल टू, पहले इक्वल टू लगता है, फिर फॉर्मूले का नाम लिखते हैं, तो फॉर्मूले का नाम रहेगा रैंक बिटवीन। फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूले को स्टार्ट किया जाता है, फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए हम लगाते हैं ओपन ब्रैकेट, ऐसे राउंड ब्रैकेट ओपन वाला। जैसे आप ये ब्रैकेट लगाते हैं तो वो नीचे आपसे कुछ मांग रहा है, देखो कुछ इनपुट मांग रहा है आपसे, तो ये आपसे मांग रहा है बॉटम, 2 वैल्यू डालनी है ना आपको, तो बॉटम वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक नंबर एंटर करना है, वो नंबर होना चाहिए 100 और 200 के बीच का, या 50 और 100 के बीच का, तो क्या डालोगे बॉटम पे, 50 डालोगे ना बॉटम पे, और टॉप में क्या डालोगे, 100 डालोगे। बस इतना काम आपको करना होता है। अब अगर मैंने एंटर कर दिया तो ये मेरे को नंबर दे देगा, और वो नंबर 100 मतलब 50 और 100 के बीच का ही होगा, आया ना।
ऐसे ही जनरेट होता है। अब मेरे को यही कहानी रिपीट करनी है बहुत सारे सेल्स में, है ना, तो मैंने क्या करा, एक साथ ले लिया, फॉर्मूला टाइप स्टार्ट करा, समझ रहे हो बात मेरा, मैंने फॉर्मूला लिखा रेंज बिटवीन, यहाँ पे नंबर डाला 1 और 100। अब मेरे को ये फॉर्मूला रेंज में एग्जीक्यूट करना है, क्या दबाना होगा, कंट्रोल प्लस एंटर। अभी समझ में आया, अभी जैसे ही मैं दबाऊंगा मेरे को रेडीमेड डाटा मिल जाएगा काम करने के लिए, अब मेरे को टाइप नहीं करना पड़ा ना अलग 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 नंबर, ये सब मेरे को बना के दे दिया इसने, रैंडम नंबर है कोई सा भी जनरेट हो गया हर सेल में, क्योंकि वो फॉर्मूला हर सेल में एग्जीक्यूट हो रहा है और अपने नेचर के मुताबिक अलग अलग नंबर दे रहा है हमको रैंडमली। अभी यहाँ तक कोई सवाल किसी का समझ में आया? अच्छा अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ठीक है, दूसरी शीट कैसे बनेगी, ये तो हमने सीख लिया यहाँ पर नंबर कैसे लाने हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अभी दूसरी शीट पे काम करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू शीट का टैब का बटन होता है, देखिए प्लस का साइन ये रहा, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एक नई शीट आ जाती है। अब फिर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, अपनी कार्रवाई यहाँ जारी रखेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ 78, 90, 56, 87। अब मुझे सभी नंबर यहाँ पे ऐड करने, टोटल निकालना है इनका, ठीक है, एक्सेल में नॉर्मल सा काम है, जब भी आपको ऐड या टोटल वगैरह करना होता है तो कैसे करते हैं, तो हमारे पास एक्सेल में नॉर्मल से एक फॉर्मूला होता है सम नाम का, हमने टाइप किया इक्वल टू, फिर हमने लिखा सम और फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसके बाद हम ये डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको ये क्लोज करना, समझिए बात मेरा, तो ये आपको इसका टोटल करके अपने आप दे देता है, कितना टोटल आ गया 311, समझ में आया? अच्छा अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, आप मुझे उत्तर देना, ठीक है, जितना भी आप एक्सेल के बारे में जानते हैं, थोड़े बहुत लोग तो जानते होंगे। अच्छा मैं एक अलग सेल में गया और इस अलग सेल में जाने के बाद मैंने इसमें कुछ चेंजेस करे, सेल में कुछ करूंगा तो चेंजेस कहलाता है वो, तो मैंने इसमें कुछ चेंजेस करे, मैंने क्या चेंजेस करा, मैंने इसमें कुछ टाइप किया, कुछ भी कर सकता हूँ टाइप, मैंने टाइप कर दिया और मैंने एंटर किया, तो चेंजेस कहलाता है, ये क्या कहलाता है, शीट चेंजेस, ये क्या कहलाता है, शीट में चेंजेस हुआ, समझ आ रही बात, इसको हम बोलते हैं शीट चेंजेस, तो शीट में कुछ चेंजेस हुआ। अब आप मेरे को ये बताओ इस शीट में फॉर्मूला कहाँ लगा रखा था हमने, यहाँ पे लगा रखा था, मैं इसको थोड़ा येलो कर देता हूँ, ऐसे पता रहेगा भी फॉर्मूला हमने यहाँ लगा रखा था। अब मैं शीट में फिर से एक बार चेंज करता हूँ, फिर आपसे सवाल करता हूँ, मैंने फिर शीट में चेंजेस किया, तो शीट में जो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है क्या वो दोबारा से रन हुआ या नहीं हुआ, जब हम शीट में कोई चेंजेस करते हैं तो वो जो फॉर्मूला है वो रन हुआ या नहीं हुआ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके कभी भी शीट में चेंजेस होते हैं और उस शीट में आपने जितने भी फॉर्मूले लगा रखे होते हैं वो सारे फिर से रन होते हैं। अगर आपने एक शीट में 1000 फॉर्मूले लगा रखे हैं और आपने शीट में कोई भी चेंजेस करे, वो सारे के सारे 1000 फॉर्मूले फिर से रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं वो, इसलिए हैवी फाइल हो जाती है वो बहुत ज़्यादा। और किसी क्लाइंट को जो फाइल देते हैं फॉर्मूले हटा के दे देते हैं, वरना बहुत हैवी हो जाएगी, काम करेगा एक ही घंटे में 2.5 का टैक, फॉर्मूले फायर होते हैं ना, फॉर्मूले फायर होते हैं, बात समझ में आ रहा है मेरा, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आप कहोगे सर हो तो नहीं रहा, दिख नहीं रहा, मेरी बात बताइए, मैंने चेंजेस करा, देखना अभी, हाँ अच्छा मैं कह रहा हूँ ये एग्जीक्यूट हो रहा है, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका उत्तर कितना आएगा, सेम ही तो आएगा, क्योंकि ये डाटा किस पे काम कर रहा है, इस पे कर रहा है, इस पे थोड़ी ना कर रहा है, इसलिए आपको परिवर्तन दिख नहीं रहा है इसमें होते हुए, आपको वैल्यू 311 ही दिख रही है, इसलिए आपको लग नहीं रहा है कि चेंजेस हो रहा है, देखो। लेकिन अगर मैंने इस वैल्यू में कोई बदलाव कर दिया ना, और ये इस बात को साबित कर देगा कि फॉर्मूला रन होता है, क्योंकि बदलाव करते ही आंसर बदल जाएगा, देखना। अभी मैंने इसमें चेंज करा, अगर ये फॉर्मूला रन नहीं हो रहा था तो नीचे उत्तर नहीं बदलना चाहिए, मानते हो, लेकिन नीचे उत्तर बदलेगा, वो सेम उत्तर आ रहा था इसलिए आपको दिख नहीं रहा था। अभी जैसे ही मैंने डाटा बदला उत्तर दिखा, तो ये क्या साबित करता है कि एक्सेल की शीट में जितने भी फॉर्मूले होते हैं, अगर आपने शीट में कोई भी चेंजेस किया वो सभी फॉर्मूले फिर से रन होंगे। तो वो फॉर्मूला जो रन हो रहा है E9 के लिए, E9 से रन हो रहा है, लेकिन जो H5 और H6 में जो डाटा डाल रहा है उस पे रन नहीं हो रहा है। फॉर्मूला थोड़ी ना, कैसे सवाल कर रहे हैं, एग्जीक्यूट क्या होगा, फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा ना, मैंने फॉर्मूला कहाँ पे लगाया है, नहीं सर, मतलब ये कहना चाहे शायद कि मतलब अपने जो सम के लिए जो सेलेक्ट करे थे कॉलम वो तो उसी पे रन हो रहा है, तो इसीलिए वो कौन सी चीज है, मैंने ये फॉर्मूला इस डाटा पे लगाया, इस डाटा में कोई चेंजेस होगा तो मुझे यहाँ पे चेंजेस दिखाई देगा,
अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज कर रहा हूँ तो फॉर्मूला तो तब भी रन हो रहा है, लेकिन वो डेटा उत्तर तो सेम आएगा ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है वो। मैं अगर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और आप ये चाहते हैं कि सर ये कबूल लो आप कि जब हम बाहर कहीं चेंज करते हैं तो फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं होता, तो आप गलत हैं। अभी भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर कबूल कर लो कि दूसरी जगह अगर हम चेंज कर रहे हैं तो फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि डेटा नहीं बदल रहा है। तो ये सिर्फ आपकी आंखों का भ्रम है। फॉर्मूला रन हो रहा है, वहां पर जो डेटा है वो सेम है, जिसकी वजह से सेम आंसर आपको दिखाई दे रहा है। डेटा हमेशा चेंज हो रहा है। समझ आया बात? अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे, हर जगह फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? फॉर्मूला लगा। क्या नाम है फॉर्मूले का? क्या काम करता है वो? उसमें मैंने दो वैल्यू दे रखी थी, कौन कौन सी थी वो दो वैल्यू? 1 और 100। तो 1 और 100 क्या करता है? एक नंबर देता है। 1 और 100 के बीच में देता है कि नहीं देता है? अब इस बात को यहाँ साबित करता हूँ, आप बताना क्या हो रहा है। अगर मैंने यहाँ नंबर डाला, क्या होगा? यहाँ नंबर यही रहेंगे कि बदल जाएंगे? अपना दिमाग लगाओ, जो भी मैंने पढ़ाया उसको तालमेल बैठा के दिमाग लगाओ। वो आप लगाओ, मैं तो बोल चुका हूँ, कहानी खत्म हो गई। अब तुम दिमाग, अब तुम मेरे से पूछ ही लोगे तो कंफर्मेशन हो गया। अब अपना बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ। मैं तो पढ़ा चुका हूँ ना आप लोगों को, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, शीट चेंजेस होगा। आप ये बताओ, ये नंबर यही रहेंगे या बदल जाएंगे? यही रहेंगे? नंबर यही रहेंगे या बदल जाएंगे? बस ये बताओ, हाँ या ना। यही रहेंगे या बदल जाएंगे? बताओ। जो कह रहे हैं कि बदल जाएंगे हाथ खड़ा करो। जो कह रहे हैं कि बदल जाएंगे, 4 बच्चे हैं जो कह रहे हैं बदल जाएंगे। 2 बच्चे ऑनलाइन में हैं, 2 बच्चे ऑनलाइन में हैं, 3 हो गए। अच्छा अब जो बाकी के लोग हैं, आप लोग क्या कहते हो? चेंज नहीं होगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, देखना। पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर ही करेंगे इसका। यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चों? फॉर्मूला। मैंने क्या बोला था? शीट चेंज करते हैं तो फॉर्मूला फिर से रन होता है। अब ये फॉर्मूला जब फिर से रन होगा तो ये मेरे को नया नंबर नहीं देगा दोबारा, रैंडम नंबर नहीं देगा फिर से। फॉर्मूला जब दोबारा रन होगा तो अगली बार दूसरा नंबर आएगा, क्योंकि रैंड बिटवीन लगा हुआ है, कोई भी नंबर हो सकता है वो है। चेंज हुए कि नहीं हुए? सेम कहाँ है वो? चेंज होते हैं नंबर, अभी तो बताया था। पढ़ने के बाद जो भी आप लोग के पास नॉलेज होती है, अगर वो आपका आईक्यू विकसित नहीं हुआ है ना, तो आप इस तरीके से पहेली को क्रैक नहीं कर पाते। एक टर्म सुनी होगी आप लोगों ने, सुनी है ना? आईक्यू टाइप में एक टर्म होती है कि नहीं होती है? हम कितना ही पॉलिश कर ले कुछ नहीं होने का, वो आप ही को मेहनत करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना, उसको समझना, उसको क्रैक करना। किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी या किसी भी बड़े कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले आपका आईक्यू टेस्ट होता है, उसी को बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम। हर बच्चे का थोड़ी ना एडमिशन होता है। किसी आईआईएम, किसी बड़े आईआईटी में आप जा रहे हैं तो वहाँ ये मतलब नहीं है कि वहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। अरे वहाँ मक्खन है, वहाँ पे सारा का सारा जो माल है वो मक्खन है। उनको उस लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि वो रॉकेट बन के उड़े। अगर वो मक्खन नहीं होंगे, डाउन साइड होंगे, तो उनको उसी लेवल से पढ़ाना होगा। जैसे अभी क्लास में इन्होंने पढ़ा नहीं था ऑन ऑफ कैसे करते हैं, तो उनको उसी लेवल से पढ़ाना पड़ेगा ना। अभी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप लोगों का बैच ही ऐसा होता प्रोफेशनली कुछ, अब उसकी पढ़ाई अलग होगी, अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। समझे? जब तक वो तुम्हारा टाइम आएगा इतने तुम्हारा भर जाएगा पूरा वो सिस्टम। दैट्स द लेवल, तो ये डिसाइड करता है। अभी मैं कितना ही कर लूँ वो आईक्यू भरा नहीं जा सकता। वो तो आप खेलो उसके साथ, कैसे दिमाग लगाना है कैसे नहीं लगाना है। थोड़ी देर पहले कहानी समझाई थी, यहाँ पे कुछ बच्चे क्रैक कर गए और कुछ वही हो गए कि नहीं हो गए। अभी बताया था कि शीट में कोई चेंजेस होते हैं तो फॉर्मूला रन होता है, और यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा तो शीट चेंजेस कहलाएगा, तो फॉर्मूला यहाँ बगल में लिखा होगा तो रन होगा। फॉर्मूला रैंड बिटवीन है, मुझे एक रैंडम नंबर दे देगा। यहाँ पर बहुमत जो था वो सारा गलत था, बहुमत गलत था। तो मतलब इससे निष्कर्ष निकल जाता है 4-5 सवाल करके कि बहुमत आंकड़ों के अनुसार इस क्लास में एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर अगर एडमिशन होता तो बहुत मामूली बच्चे इस बैच में होते। समझ में आया? दैट्स अ पॉइंट। तो हम यहाँ पर जब आते हैं तो हमारा एडमिशन किसी भी कोर्स में हो जाता है। आप यहाँ पे कहो डॉक्टरी में एडमिशन चाहिए जी, आ जाओ। टेस्ट थोड़ी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा,
लेकिन बाद में जब आप काम करने के लिए वहां बैठते हो तो सारी मेहनत आपके ऊपर आ जाती है। आ जाता ही नहीं आ जाता आपको। आप मेहनत करने की कोशिश करते नहीं कर पाते हो, ट्राई करते हो नहीं कर पाते हो, ऐसा होता है। इसलिए है भाई, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। दिमाग दौड़ा करो, काम IQ रट्टा नहीं मारना है, होगा नहीं काम आपसे। हाँ, अभी कंट्रोल एंटर, एंटर मैंने आपको बताया, रैंड बिटवीन मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये बताया कि शीट में जब भी आप कुछ लिखते हैं तो शीट चेंजेस होते हैं और उससे सारे फॉर्मूले आपके फिर से रन होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये नंबर सारे के सारे फिक्स हो जाएं। क्या हो जाएं? फिक्स हो जाएं, चेंज ना हो ये, ऐसे मेरा डाटा खराब हो जाएगा। तो मुझे अपनी इस शीट से इसके ऊपर लगा हुआ फॉर्मूला हटाना होगा। डेटा नहीं हटाना है, मुझे क्या हटाना है? फॉर्मूला। अब किसी क्लाइंट को आपने बहुत बड़ा डेटा बना के दे दिया, उसमें आपने ढेरों फॉर्मूले लगा दिए। अब क्लाइंट क्या करे उस शीट का? जैसे ही वो काम करता है इतनी स्लो हो गई है, इतनी स्लो हो गई है कि काम ही नहीं होता है उसका। जब भी वो काम करता है, खोलता है, वो खुलती नहीं है फाइल। एक एक मतलब 40-40 सेकंड में एक एंट्री होती है सेल के अंदर। तो ऐसे से क्या करेगा वो? तो आप उसके अंदर लगे हुए फॉर्मूले हटाकर उसे देते हैं। तो वो फॉर्मूले कैसे हटते हैं, ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको यहाँ से हटा के दिखाता हूँ। देखिए, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, इस पे से फॉर्मूला हटाने का तरीका। सेल को सिलेक्ट करो, पेपर पेन नोटबुक, हाँ, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी। अब मैं यहाँ पर वैल्यू को पेस्ट करूंगा। किसको पेस्ट करूंगा? वैल्यू को, फॉर्मूले को पेस्ट नहीं करूंगा। तो वैल्यू को पेस्ट करने के लिए हम एक शॉर्टकट प्रेस करते हैं, वो शॉर्टकट होता है Alt+H+V, ठीक है। Alt एक की होती है कीबोर्ड में, दबा के छोड़ दिया, H फॉर हरियाणा और V फॉर विजयवाड़ा, 2 बार HVV, चल गया बस। अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, चेक करो, यहाँ कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? देखो, फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे कोई? कैसे पता चलता है यहाँ पे कोई फॉर्मूला है कि नहीं? कैसे पता चलता है? ऊपर फॉर्मूले बार में देखो, यहाँ पे आ रहा है कोई फॉर्मूला लिखा हुआ? अच्छा देखो, यहाँ देखो, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, कैसे पता चल रहा है? अभी समझ में आया कैसे पता चलता है? फॉर्मूले बार में दिखता है। अभी यहाँ पे लगा हुआ है क्या? अब मैं यहाँ कोई चेंज करूंगा तो ये चलेगा? उत्तर में चेंजेस होंगे? नहीं होंगे, फॉर्मूला हटा दिया आपने। ऐसे ही मुझे यहाँ पे क्या करना है? फॉर्मूला हटाना है। कैसे हटाएंगे कोई बताओ? कॉपी, कंट्रोल+C, उसके बाद Alt+H+V हो गया। अब मैं कुछ भी करूं, नंबर नहीं पलटी मारेंगे। तो हमें अब प्रैक्टिस करने के लिए रैंडम डाटा मिल जाएगा। तो आज की क्लास में आपने 4-5 चीजें नहीं सीखी। रैंड बिटवीन सीखा, फॉर्मूला एग्जीक्यूटिव थे ये सीखा आपने, शीट चेंजेस सीखे, ठीक है, और बाकी छोटी मोटी चीजें। तो टाइम ओवर हो गया, अब 2-3 मिनट बचे हैं। अब बैच बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाथ नीचे करो। अब हम यहाँ पर बनाते हैं अपने बैचेस।